ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। हाइड्रोमीटर से बैटरी की आपेक्षिक घनत्व मापकर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का पता लगाना। तो ये तो है बैटरी और ये है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का काम क्या है? आपेक्षिक घनत्व मापकर इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था की जांच करना कि ये चार्ज है या डिस्चार्ज है। कई बार क्या होता है कि हाइड्रोमीटर नहीं रहता आपके पास, तो किससे करोगे आप चेक? एक आता है हाई सेल डिस्चार्ज टेस्टर, उससे भी कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर लगभग हर जगह मिल जाता है आपको, है ना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। जानते हो सेल और बैटरी? सेल किसे कहते हैं? सेल को चार्ज कर सकते हैं। हाँ, सेल को क्यों नहीं कर सकते चार्ज? सेल क्या होता है? रासायनिक क्रिया के अनुरूप या रासायनिक क्रिया से ईएमएफ जनरेट करने वाली युक्ति तो क्या हो जाती है? सेल हो जाती है। सेल भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिसको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिसको बार बार अपन चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल को जोड़कर क्या बना सकते हैं अपने? बैटरी का निर्माण होता है। अब जैसे इसके अंदर 5-6 सेल जोड़कर हमने क्या बना दी? बैटरी बना दी। तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। बैटरी एक तो सूक्ष्म होती है और एक होती है लेड एसिड। तो ये कौन सी बैटरी है? लेड एसिड बैटरी। पहली बात तो ये हाइड्रोमीटर है, इसके भागों का बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ये रबर बल्ब होता है। रबर बल्ब के नीचे लगा हुआ ग्लास चेंबर। ग्लास चेंबर के अंदर ये जो इसके अंदर डला हुआ है उसको बोलते हैं फ्लोट। और ये क्या होती है? रबर नोजल। कितने भाग हो गए? 4। रबर बल्ब, रबर नोजल, ग्लास चेंबर और फ्लोट। अब इस ग्लास चेंबर के अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे तो ये फ्लोट उसमें तैरने लग जाएगा, तैरने लग जाता है। जिसमें आपेक्षिक घनत्व अधिक है तो ये ऊपर की तरफ ज्यादा मूव करेगा, अगर कम है तो नीचे की तरफ करेगा। इस फ्लोट के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। कितने नंबर? ऊपर ही ऊपर तो है 1100, नीचे है 1300। अब 1100 और 1150 के बीच में डिस्चार्ज अवस्था दर्शाता है। कितना? 1100 से 1150, और 1250 से 1300 तक क्या दर्शाता है? फुल चार्ज अवस्था दर्शाता है। तो वैसे 1100 से और 1300 के बीच में अंतर हो गया 200 का, लेकिन 50 डिस्चार्ज और 50 फुल चार्ज। जैसे 1150 से 1100 डिस्चार्ज और 1250 से 1300 तक फुल चार्ज, तो 100 तो लेस हो गया। अब बच गया बीच का अंतर कितना? 100 का। अब मान लो कि अपनी चार्जिंग अवस्था कहां से स्टार्ट होती है? 1160 से, 1150 से ऊपर, और 1200 तक चार्जिंग अवस्था, 1250 तक चार्जिंग अवस्था रहती है। तो अंतर हो गया 100 का। अब मान लो कि 1100 और 60 आ जाए तो बैटरी कितने परसेंट चार्ज थी? 10%। भाई 100% है चार्जिंग में, और 100 नंबर ही अपने हैं अपने पास। 1150 से 1250 के बीच में 100 का अंतर है। तो मान लो कि 1200 आ गया तो कितना होगी बैटरी चार्जिंग? 50%। जैसे ही 1220 आ गया तो 70%, 1290 आ गया तो 90%। ये 1240 में 90, और 1250 से 1300 तक 100% चार्ज हो। तो आपको पहले बैटरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे हाइड्रोमीटर के बारे में आपने देख लिया कि ये रबर बल्ब होता है, ये रबर नोजल होता है, ग्लास चेंबर होता है, इसके अंदर फ्लोट है, और ये फ्लोट तैरेगा तो इतने नंबर पर इतनी चार्ज है। आ गया समझ? अब ये बैटरी है। बैटरी के अंदर भी क्या है? कुछ भाग होते हैं। ये क्या है? टर्मिनल। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसके बाद में ये जो लगी हुई है क्या है? वेंट प्लग। वेंट प्लग का क्या कार्य है इसमें? जब बैटरी चार्ज होती है तो इसके अंदर गैस जनरेट होती है, वो गैस ही आसानी से निकाल सके। दूसरी बात, इसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट, आंसू जल डालना हो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो इस वेंट प्लग को खोलकर अपने डाल सकते हैं। ठीक है। अब आपको चेक करना है इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था। तो पहले तो ये बताओ कि बैटरी के अंदर कुछ दोष भी हो जाते हैं।
होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? सेडिमेंटेशन, बकलिंग, कोरोजन और सल्फेशन। अब ये दोष क्यों तो होते पैदा होते हैं इसके अंदर। अगर पैदा हो गया तो उसका निवारण कैसे करें अपन? दोष पैदा हो जाता है, उसका समाधान भी है भाई। दोष को अपन नष्ट नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं उसको। जैसे सेडिमेंटेशन दोष हो गया, वो क्यों जनरेट होता है? कचरा क्यों जड़ता है? अब मेरे को ये बताओ कि इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया तो क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइट डलता है या अशुद्ध जल डलता है? इलेक्ट्रोलाइट नहीं डलता है। डलता है? नहीं डलता है। इलेक्ट्रोलाइट जब बैटरी का निर्माण होता है, जब इसमें H2SO4 जो डलता है वो उसी समय डलता है। उसके बाद में ये क्या इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाता है, उसको पतला करने के लिए अपने क्या मिलाते हैं इसमें? अशुद्ध जल। जब तक बैटरी चलेगी तब तक आपको अशुद्ध जल डालना है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं डलना। H2SO4 बैटरी निर्माण के समय ही डलता है। ठीक है। अब देखो, पहला सेडिमेंटेशन दोष है। और सेडिमेंटेशन दोष क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर रेड लेड लुगदी की प्लेटें होती हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें, एक प्लेट नेगेटिव प्लेट ज्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट की तुलना में। जैसे मान लो कि इसके अंदर 5 सेल है, तो 5 सेल में कितनी प्लेटें हो गई? 10 हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन इसमें कितनी डालेंगे? 11, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेटें दोनों साइड से काम कर सके। ठीक है। सेडिमेंटेशन दोष रेड लेड लुगदी के होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर अपन कई बार साधारण जल डाल देते हैं, तो उसमें रिएक्शन पैदा हो जाता है। वो पत्ती टूट टूट के, प्लेटें टूट टूट के इसके पेंदे में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। जिससे क्या होती है? पॉजिटिव प्लेटें भी टूट गई, नेगेटिव भी टूट गई, आपस में क्या हो जाती है? वो शॉर्ट हो जाती है। तो बैटरी 1 सेकंड में तो फुल चार्ज दिखाना लग जाती है और एक बार में डिस्चार्ज हो जाती है। इस दोष को क्या कहते हैं अपने? सेडिमेंटेशन दोष। पैदा क्यों हुआ? साधारण जल डालने से। तो इससे कैसे बचा जा सके? क्यों हमेशा बैटरी में अशुद्ध जल ही डालना चाहिए, जिससे वो रिएक्शन पैदा ना हो और वो पत्ती न टूटे, प्लेटें न टूटे। दूसरा कौन सा है? बकलिंग दोष। बकलिंग दोष क्यों जनरेट होता है इसके अंदर? भाई बैटरी की क्षमता होती है AH के अंदर। बैटरी की क्षमता AH का मतलब एम्पियर आवर में। कोई बैटरी 100 AH की होती है, कोई 150 की होती है, कोई 200 की भी हो जाती है, कोई 160 की भी होती है। AH का मतलब एम्पियर हावर। अब ये 150 H की बैटरी है तो 150 एम्पियर 1 घंटे के लिए दे सकती है, इसकी कैपेसिटी है। जबकि अपन 150 एम्पियर इसको लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई करंट पे ये चलेगी तो इसकी प्लेटें क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। चाहे वो डिस्चार्ज अवस्था देख लो, चाहे वो चार्ज अवस्था। अब मान लो कि एक बूस्टर चार्जिंग विधि होती है तो तुरंत प्रभाव से उसको चार्ज कर देती है, वो विधि भी गलत है, उससे भी बैटरी खराब हो जाती है। ठीक है। एक होती है ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग विधि सबसे बेस्ट है, उसमें टाइम लगता है लेकिन बैटरी सही रहती है उसमें। तो इसकी चार्जिंग दर और डिस्चार्जिंग दर निर्धारित की गई है बैटरी की, कि इस चार्जिंग दर पे आपको चार्ज करना है और इस चार्जिंग दर पे आपको डिस्चार्ज। तो पहले ये बताओ कि चार्जिंग दर कितनी है इसकी? 10 एम्पियर है ना? 10 एम्पियर चार्जिंग दर पे इसको अपने चार्ज कर सकते हैं। जैसे 150 AH की बैटरी है तो इसको अपन 10 एम्पियर पे चार्ज करेंगे तो कितने घंटे में होगी चार्ज? 15 घंटे में। चार्जिंग दर 10 एम्पियर और डिस्चार्जिंग एम्पियर 25। 150 का कितना हो गया? 6 घंटे बैकअप दे देगी आराम से 25 एम्पियर की दर पे। अगर इसमें लोड 5 एम्पियर का लगा हुआ है तो कितने घंटे देगी ये? 30 घंटे। 30 घंटे देगी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? दूसरा दोष क्या था? कोरोजन या बकलिंग? बकलिंग दोष पैदा हुआ। अधिक करंट पे डिस्चार्ज करना, अधिक करंट पे चार्ज करना। तो कैसे बचेंगे इससे? जो निर्धारित करंट है उस दर से ज्यादा करंट नहीं तो अपन चार्जिंग अवस्था की तरफ लेंगे, नहीं डिस्चार्जिंग अवस्था की तरफ लेंगे। दूसरा हो गया कोरोजन। कोरोजन कैसे भी हो सकता है, जैसे मौसम की नमी के कारण ये जो आपकी जो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे क्या होता है? कार्बन जम जाता है, जिससे ये कई बार अचालक की तरह काम करने लग जाता है। उस दोष को क्या कहते हैं अपने? कोरोजन दोष कहते हैं।
कैसे बचा जा सकता है इससे? हाँ, पेट्रोलियम जेली करो, या पेट्रोलियम जेली नहीं है तो समय समय पर इसको साफ करके ग्रीस का लेप लगा दो ताकि ये नमी यहाँ तक नहीं पहुंचे। ठीक है। और एक चौथा और रह गया, कौन सा? सल्फेशन दोष। सल्फेशन दोष क्यों जनरेट होता है इसमें? देखो, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डला रहता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आसू जल डाल दिया आपने, तो उस बैटरी को आपको कम से कम 1 वीक में चार्ज और डिस्चार्ज करना जरूरी होता है। ठीक है। अब ये बैटरी का निर्माण हो गया, इसमें H2SO4 डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डल चुका। अभी इसमें मैंने कोई आसू जल नहीं डाला, तब तक तो ये सही है, चाहे 1 महीने रखो, चाहे 2 महीने रखो, 3 महीने रखो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आसू जल मिला दिया, उसके बाद में उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना पड़ेगा? एक बार चार्ज और एक बार डिस्चार्ज। और उसमें भी कितने दिन में? कम से कम 1 हफ्ते के अंदर एक बार चार्ज करो और एक बार डिस्चार्ज करो। अब मान लो कि ये बैटरी आपको काम में नहीं आ रही, तो आपने पकड़ा, स्टोर रूम में रख दिया, तो ये 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन तक तो सही रहेगी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है? खराब होने लग जाती है। ठीक है। अगर आपने लंबे समय तक कोई बैटरी को रख दिया तो उसका इलेक्ट्रोलाइट है वो खराब हो जाता है और वो चार्जिंग करना कठिन बन जाता है। ऐसी स्थिति में कौन सा दोष हो जाता है? सल्फेशन दोष हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या उपाय है कि एक बार चार्ज चाहिए, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन चार्ज डिस्चार्ज जरूर करो इसको। ठीक है। 4 दोष हो गए, इसके पार्ट्स बता दिए, हाइड्रोमीटर के पार्ट्स बता दिए। अब इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था की जांच करनी है, तो वेंट प्लग को खोलो, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट में रबर नोजल को दबाओ। अब रबर बल्ब को दबाना है, रबर बल्ब को दबा करके अब धीरे धीरे रबर बल्ब को छोड़ो। इलेक्ट्रोलाइट आएगा ना इसके अंदर, ये आ गया इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भी इतना ही भरना है आपको कि ये फ्लोट ऊपर टच नहीं होना चाहिए, कई बार ढंग से दबा और छोड़ दे अंदर भर जाए। ठीक है। अब ये सही है, न नीचे न ऊपर। अब देखो इस पे नंबर जो लिखा हुआ है उस पे देखो कितना है, 1160 और 1170। 1170 में कितना परसेंट चार्ज है बैटरी? 20% ही चार्ज। ठीक है। अगर ये आ जाता 1100 पे तो डिस्चार्ज होता है, 1150 पे रहता तो भी ये डिस्चार्ज नहीं जाता था, और 1200 से ऊपर निकल जाता तो भी 100%, और 1200 पे रहता तो भी 100% चार्ज। ठीक। 1200 पे फुल नहीं होता है, 1200 पे होता है हाफ चार्ज, 1250 से ऊपर। अब देखो कई बार क्या करते हैं, ऐसे दबा दिया इसको ऊपर तक, ये थोड़ा सा डल जाता है, ऊपर टच हो जाता है, उससे अपना अनुमान नहीं लगा सकते। अब टच नहीं हुआ, अब भी आराम से देख सकते हो। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था की जांच करनी है। किसके माध्यम से? हाइड्रोमीटर। आ गया समझ में? ठीक, कर लो।